हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे तोबा टेक सिंह जो कि लिखी है सादत हसन मंटो ने। ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1953 में एक उर्दू मैगजीन सवेरा में, बट 1955 में मंटो ने इसको ऑफिशियली अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में पब्लिश किया था, जिस कलेक्शन का नाम था फुंडने। पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ, तो मैं सबसे पहले राइटर के बारे में बात करती हूँ। लेकिन आज राइटर के बारे में बात करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी स्टोरी है वो पार्टीशन पे है, और जो हमारे राइटर है मंटो, उन्होंने पर्सनली इस पार्टीशन के दुख को झेला है, और जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती है। तो इसीलिए आज ऑथर के बारे में जानना और भी इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सादत हसन मंटो एक उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जिनका जन्म हुआ था 11 मई को 1912 में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के समराला के पपरौदी विलेज में, जो अभी लुधियाना जो है वो इंडिया में है, इंडिया के पंजाब में। फिर वो अमृतसर में बड़े हुए और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विक्टर ह्यूगो और चेकोव जैसे यूरोपियन राइटर्स के वर्क को ट्रांसलेट करने से करी। फिर मंटो दिल्ली गए और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। ये उनकी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव दौर था। उन्होंने यहाँ पे अराउंड 100 प्लेज लिखे, रेडियो प्लेज। उसके बाद वो बॉम्बे चले गए और वहाँ पे वो बहुत ही एक अच्छे और सक्सेसफुल एडिटर और स्क्रीन राइटर बने। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ और फिल्मिस्तान जैसे फेमस नामों के साथ काम किया। उनकी यहाँ पे सैलरी जो थी वो 150 से 1000 हो गई। ये उनकी लाइफ का सबसे कामयाबी वाला वक्त था, ये जब वो बॉम्बे में थे। और यहाँ पे ही उन्होंने अपनी ये कुछ कंट्रोवर्शियल स्टोरीज लिखी थी, जैसे कि बू, काली शलवार, धुआं, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर केसेस हो जाते थे उनकी स्टोरीज की वजह से। मंटो की वाइफ, जिनका नाम था साफिया बेगम, और उनके 4 बच्चे थे, जिसमें जो उनका एक बेटा था उसकी 1 साल की उम्र में मौत हो गई थी। फिर उनकी 3 बेटियां थी, निघत, नुज़त और नुसरत। तो मंटो जो थे वो पार्टीशन के आइडिया के खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन उन्हें कुछ मजबूरियों में 1948 में उन्हें लाहौर जाना पड़ा। तो उनकी जो बीवी और बच्चे थे, जब पार्टीशन नहीं हुआ था उसके कुछ टाइम पहले ही वो लाहौर चले गए थे किसी शादी में, और फिर वहाँ पे राइट्स होने लग गए, मर्डर्स वगैरह सब, ये सब स्टार्ट हो गया पार्टीशन की वजह से। तो वो वहीं पर फंस गए। तो एक तो ये रीज़न था जिसकी वजह से मंटो को लाहौर जाना पड़ा। और जहाँ वो काम करते थे बॉम्बे में, वहाँ लोगों ने उनको एक राइटर की जगह अब एक मुसलमान की तरह देखना शुरू कर दिया था। लोग उन पे शक करने लग गए थे। और उन्होंने एक किस्सा बताया कि उनका एक बहुत ही करीबी दोस्त शाम जो था, जब उसने देखा कि सिखों और हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है पंजाब में, और जहाँ पार्टीशन हो रहा था बंगाल में, तो उसने मंटो को सीधा बोल दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ये सब देख के। तो इन सब चीज़ों की वजह से, और जो थोड़ा वो उनको डर भी था, क्योंकि वहाँ पे कम्युनल राइट्स भी हो रहे थे, इस सब की वजह से उन्हें बॉम्बे छोड़कर लाहौर जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने लाहौर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनका जो दिल था वो हमेशा बॉम्बे में ही रहा। मंटो बॉम्बे से एक जहाज़ के ज़रिए पहले कराची गए और फिर वहाँ से लाहौर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस बॉम्बे ने उन्हें मंटो बनाया, जिसने उन्हें इतनी कामयाबी दी, वो उसी बॉम्बे को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। मंटो पाकिस्तान में एक उम्मीद लेके गए थे कि चलो कोई नहीं, अब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एक नई शुरुआत करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का देश है। वहाँ पे जो मैं उर्दू में जो लिखता हूँ तो मेरा लिटरेरी करियर बहुत अच्छा जाएगा, उन्होंने ये सोचा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके साथ उल्टा ही हो गया। जहाँ वो बॉम्बे में 1000 रुपये कमा रहे थे और एक आलीशान लाइफ जी रहे थे, उस टाइम के हिसाब से 1000 रुपये अच्छी रकम थी। तो जब वो लाहौर आए तो उनके लिए एक दिन का राशन अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। वो मैगजीन्स और अखबारों में छोटे मोटे कॉलम्स लिख के देते थे, जिनके उनको दिन के 7 से 20 रुपए मिलते थे। फिर वो एक ही दिन का राशन खरीद के ले आते थे।
जैसे मैंने आपको बताया कि मंटो के ऊपर केसेस हो जाते थे यहाँ पे, जब ब्रिटिश का जब राज था इंडिपेंडेंस से पहले, तो उन्हें लगा कि अब जब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मुझे एक आज़ादी होगी लिखने की, मैं वहाँ खुलकर लिख पाऊंगा। लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत थी वो ब्रिटिश इंडिया से भी ज़्यादा कंजर्वेटिव निकली, और उनकी जो मशहूर कहानियाँ थी जैसे खोल दो और ठंडा गोश्त, खोल दो और ठंडा गोश्त दोनों ही पार्टीशन के टाइम पे जो रेप्स हुए थे उस पे बेस्ड हैं। तो इन सब पे ऑब्ससीनिटी के इल्ज़ाम लगने लग गए, मतलब वल्गैरिटी के, और उन्हें बार-बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। तो इन इन सब चीज़ों की वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फाइनेंशियली बहुत उनको बुरा असर पड़ा, क्योंकि वो वैसे ही वो कुछ जो कमाते थे वो उनका उसी दिन राशन में खर्च हो जाता था। तो जब उनको उनके ऊपर ऐसे केसेस भी हो रहे थे, वो बिल्कुल टूट गए। तो इस नाकामी और गरीबी ने उन्हें गहरे डिप्रेशन में डाल दिया, और उन्हें शराब पीने की लत लग गई। वो शारीरिक तौर से बहुत कमज़ोर हो गए थे, और उन्हें हैलुसिनेशंस होने लग गए, मतलब कि जो नहीं होता था उन्हें वो दिखने लग गया। इस सब की वजह से उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, और यहीं के एक्सपीरियंस से उन्होंने तोबा टेक सिंह लिखी है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद भी उनकी शराब की लत नहीं छूटी, और उनको लिवर सिरोसिस हो गया। फिर 1955 में उनकी डेथ हो गई, सिर्फ 42 ईयर्स की उम्र में। और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन उन्हें खून की उल्टियाँ भी हो रही थी, एंड आई थिंक जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उनकी लास्ट इच्छा भी यही थी कि मुझे बस एक बार शराब पीने को मिल जाए। फिर उनकी डेथ हो गई 18 जनवरी 1955 में। मंटो की डेथ के बाद उनकी वाइफ साफिया ने बहुत गरीबी में और बहुत मुश्किलों में अपनी बेटियों को पाला, और फिर साफिया की डेथ भी 1977 में हो गई। तो उस टाइम पीरियड पे कॉपीराइट लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो कई इंडिया में और पाकिस्तान में लोग थे जो मंटो की स्टोरीज को पब्लिश कर देते थे, पर जो पैसे जो उनकी फैमिली डिजर्व करती थी वो उन्हें नहीं मिलते थे। ऑलमोस्ट 35 साल तक उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला, और मंटो की डेथ की ऑलमोस्ट 50 साल तक उन्हें कोई रिकग्निशन नहीं मिला था पाकिस्तान में। फिर 2012 में मंटो की बर्थ के 100 साल बाद, वो 1912 में पैदा हुए थे, उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, निशान ए इम्तियाज सर्विस टू लिटरेचर के लिए। उसके बाद 2012 में उनकी बेटियों ने ये जो उनका विलेज था लुधियाना में, पपरौदी विलेज, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इसको विजिट किया उन्होंने 2012 में, और उन्होंने फाउंडेशन लेकर ही मंटो के मेमोरियल गेट की। मगर वो मेमोरियल किट अभी तक पूरा नहीं हुआ है फंडिंग की वजह से। पर वहाँ पर मंटो को एक लाइब्रेरी भी डेडिकेट की गई है, जहाँ उनकी बुक्स है, पोर्ट्रेट्स हैं और फोटोज़ हैं उनकी बेटियों की। फिर मंटो के ऊपर मूवीज़ भी बनी हैं। एक इंडियन मूवी बनी है 2018 में, जिसकी डायरेक्टर है नंदिता दास, और जिसके मेन जो एक्टर जिन्होंने मंटो को प्ले किया है वो थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको हम जानते हैं, बहुत फेमस एक्टर है। और इनके ऊपर जो पाकिस्तानी मूवी बनी थी वो 2015 में बनी थी, और उनके डायरेक्टर का नाम था सरमद खूसत। फिर 2018 में जो तोबा टेक सिंह जो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे उसके ऊपर भी मूवी बनी है, जिसमें जो पंकज कपूर है वो प्रोटैगनिस्ट बने हैं बिशन सिंह। चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं तोबा टेक सिंह। तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था उसके 2-3 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट को ख्याल आया कि जैसे जो नॉर्मल प्रिजनर्स जो थे जेल वाले, उनको जैसे हमने अब एक्सचेंज कर दिया है, वैसे ही अब पागलों को भी एक्सचेंज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पागल खानों में जो मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान भेजना था, और पाकिस्तान के पागल खाने में जो हिंदू और सिख थे उनको इंडिया भेजना था। तो समझदारों के फैसले के अनुसार कॉन्फ्रेंस हुई, और एक दिन पागलों की एक्सचेंज के लिए फिक्स हो गया। यहाँ पर मंटो जो हैं बहुत ही एक सैटारिकल वे में जो पॉलिटिशियंस जो लीडर्स हैं उनको समझदार बोल रहे हैं, मतलब वाइज। पर क्या वो सच में वाइज थे जिन्होंने इतना उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी लोगों की लाइफ में, इतना लोगों को जो दुख पहुंचा पार्टीशन से, तो क्या वो सच में थे वाइज? तो जानबूझ के मंटो ने यहाँ पर उनको समझदार बोला है, यहाँ पे सटायर यूज किया और आयरनी यूज करी है।
तो जो मुसलमान पागल थे जिनकी फैमिलीज इंडिया में ही रह गई थी, क्योंकि कई लोग नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान, उन पागलों को इंडिया में ही रहने दिया गया। लेकिन पाकिस्तान से क्योंकि सारे हिंदू और सिख चले गए थे, इसीलिए वहां से सारे हिंदू सिख पागलों को भेजना था। अब मंटो बोल रहे हैं कि इंडिया की तो खबर नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब ये एक्सचेंज की खबर पहुंची तो बहुत ही मजेदार बातें होने लगी। अब वो एक एक करके हमें जो वहाँ पे सिनेरियोज जो चल रहे थे वो उसके बारे में बताएंगे। सो आई वांट कि आप एक एक करके लिख लो, क्योंकि जब तक बिशन सिंह जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जिसको टोबा टेक सिंह भी बोलते हैं, जब तक उनका सिनेरियो आएगा उससे पहले 7-8 लोगों के बारे में बात हो चुकी है जिनका कोई नाम नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को लिख लिख के याद करो एंड ढंग से सुनो। सो फर्स्ट सिनेरियो बताते हैं कि एक मुसलमान पागल था जो 12 साल तक रोज रूटीन में जमींदार न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो उसके दोस्त ने उससे पूछा कि मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है। तो उसने बहुत सीरियसली उसने सोचा और फिर उसने जवाब दिया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस तरह बनते हैं, उस तरह जो ब्लेड्स जिससे शेव करते हैं, जिससे बाल उतारते हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मंटो जो है वो डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, क्योंकि एज अ एज अ इंसेन पर्सन उसे नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है, लेकिन वो बोल रहा है कि वहां पर उस तरह बनते हैं। अब देखा जाए तो जैसे उस तरह जो ब्लेड जो काटता है वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान को काट दिया गया था। और ये जो पार्टीशन हुआ था इसमें सिर्फ खून खराबा हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो जब उसके दोस्त को ये आंसर मिला कि वहां पर उस तरह बनते हैं, तो वो सेटिस्फाई हो गया। उसको लगा ठीक है चलो, वहां पे उस तरह बनते हैं, उसको पता चल गया अब। तो इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली ही नहीं आती है। तो उसका जो दोस्त था वो मुस्कुराया और उसने बोला कि मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं, मतलब बहुत ही वो तेज होते हैं और उनके अंदर एरोगेंस होती है। पर कई क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि मंटो इनडायरेक्टली जो है वो उस टाइम पे जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनके बारे में बात कर रहा था कि इनको सिर्फ एरोगेंस की लैंग्वेज आती है। तो एक दिन नेक्स्ट सिनेरियो, तो एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इतनी जोर से लगाया कि वो फर्श पर फिसलकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ ऐसे पागल भी थे जो पागल नहीं थे, इनमें से खूनी थे काफी, और उनके जो रिलेटिव्स जो फैमिली वाले थे उन्होंने रिश्वत देके उनको फांसी की सजा से बचाकर यहाँ पागल खाने में भिजवा दिया था। तो वो थोड़ा थोड़ा समझते थे कि पार्टीशन क्यों हो रहा है और पाकिस्तान क्या है, लेकिन पूरी बात उनको पता नहीं थी। अखबारों से कुछ पता नहीं चल रहा था, वहाँ पे जो पहरेदार सिपाही थे वो अनपढ़ थे, वो इग्नोरेंट थे, तो उनकी बातचीत से भी कुछ पता नहीं चलता था। उनको सिर्फ इतना पता था कि एक आदमी है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे कायदे आजम भी कहते हैं, मतलब ग्रेट उसने लीडर। मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन ये कहाँ है, इसकी बाउंड्रीज कहाँ है, इसके संबंध में वो कुछ नहीं जानते थे। तो लेकिन वो खुद पाकिस्तान में थे क्योंकि ये लाहौर का पागल खाना है, पर उन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान की बाउंड्रीज कहाँ है। तो अब वो इस कंफ्यूजन में थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। अगर वो हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वो पाकिस्तान में है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुछ समय पहले हिंदुस्तान में थे। पहले तो हम हिंदुस्तान में थे, हम अचानक से पाकिस्तान में कैसे आ गए। तो एक पागल तो इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि वो और ज्यादा पागल हो गया। एक दिन झाड़ू मारते मारते वो पेड़ की टहनी पे जाकर बैठ गया और 2 घंटे तक लगातार पार्टीशन पे भाषण देने लग गया। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया, उसे डराया धमकाया।
तो उसने कहा कि ना मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, ना मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं तो इस पेड़ पे रहना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका मूड जब ठंडा हुआ, तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख मित्रों से गले मिल मिलकर रोने लग गया, ये सोच के कि अब ये लोग मुझे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। तो अगर आप नोटिस करो कि वो बोलता है मैं हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता, ना मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं इस पेड़ पे रहना चाहता हूँ। तो जब पार्टीशन हो रहा था, ऐसे कई लोग थे जिनके लिए उनकी जो लैंड थी, जो उनका घर था, जो उनका विलेज था, वो उनकी आइडेंटिटी का पार्ट था। तो उनके लिए तो एक देश का झंडा या एक देश का नाम और एक रिलीजन इतना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना उनके लिए वो उनका विलेज, लैंड और घर था। वो उनकी आइडेंटिटी का एक पार्ट था। तो वो नहीं जाना चाहते थे इंडिया या पाकिस्तान। वो अपने घर पे रहना चाहते थे, जो उनकी लैंड थी। जैसे मंटो बॉम्बे में रहना चाहते थे। और जब वो नीचे उतर के अपने मित्रों को गले लगा के रोने लग गया, तो जब पार्टीशन हो रहा था, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पड़ोसी, जिनके क्लोज फ्रेंड्स, उनको दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा था। इवन दो वो अलग रिलीजन के होंगे, पर उनके रिलेशंस कितने क्लोज रहे होंगे एक विलेज में रहते हुए। आगे बढ़ते हैं। अभी उन्होंने एक और सिनारियो बताया है कि एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर था, जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग। वो ना गार्डन में एक ही अपने फुटपाथ पे दिन भर वो चुपचाप वहां पे टहलता रहता था। तो जब उसे इस एक्सचेंज की बात पता चली, तो वो अचानक से अपने सारे कपड़े उतार के गार्डन में भागने लग गया। फिर नेक्स्ट सिनेरियो वो बताते हैं कि चिनियोट का एक मुसलमान पागल था, जो मुस्लिम लीग का एक एक्टिविस्ट रह चुका था और दिन में वो 15-16 बार नहाता था। जब उसे ये बात पता चली एक्सचेंज की, उसने एक ही दिन में अपनी आदत छोड़ दी और वो सबको बोलने लग गया कि मैं ही मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। तो उसकी देखा देखी करते हुए एक सिख पागल ने बोला कि मैं मास्टर तारा सिंह हूँ। तो क्योंकि ये दोनों ही एक बहुत बड़े पॉलिटिकल नाम थे, तो वहां पर उस दिन खून खराबा हो सकता था, बहुत लड़ाइयाँ हो सकती थी, तो इसीलिए उन्हें खतरनाक बोलकर अलग अलग जगह पे बंद कर दिया गया। फिर नेक्स्ट सिनेरियो, लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था, जो प्यार में उसको रिजेक्शन मिला था, उसके बाद वो पागल हो गया था। और जब उसने सुना कि अमृतसर इंडिया में रह गया है, जहाँ की उसकी लवर थी जिसने उसे रिजेक्ट किया, तो वो बहुत दुखी हुआ कि मेरा प्यार था वो इंडिया में रह गया। उसने बहुत गालियां दी इन लीडरों को, जिन्होंने उसे पाकिस्तानी बना दिया था और उसकी जो लवर थी उसे इंडियन बना दिया था। वो पागलपन में भी उस लड़की को भूल नहीं पाया था। जब एक्सचेंज की बात हुई, तो उसे बाकी बाकी पागलों ने समझाना शुरू किया कि अब वो दुखी ना हो, क्योंकि उसे तो अब हिंदुस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि वो हिंदू था। तो जहाँ पर अमृतसर में जो उसका प्यार है, उसके पास वो जा सकता है अब। लेकिन जो वो आदमी था, वो लाहौर नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि क्योंकि वो लॉयर है, तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो इंडिया में अमृतसर में इतनी अच्छी नहीं चलेगी, तो वो लाहौर भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो जब पार्टीशन हो रहा था, कितनी परेशानी में लोग रहे होंगे कि कहीं उन्हें अपना करियर देखना पड़ रहा है, कहीं उनकी फैमिली, कहीं उनके फ्रेंड्स दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। अब जैसे मंटो को ही देख लो, उनकी फैमिली ऑलरेडी लाहौर में थी, तो उन्हें भी बॉम्बे छोड़ना पड़ा, जहाँ उनका बहुत अच्छा करियर चल रहा था। और जब पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम पर जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए थे, वो यूजुअली वाइट कॉलर जॉब्स करते थे, जैसे टीचर्स, लॉयर्स। तो जब वो इंडिया वाले पंजाब में आए, तो उन्हें छोटे मोटे काम से बिल्कुल स्क्रैच से उन्हें शुरू करना पड़ा, जैसे रेडी लगानी पड़ी उन्हें, ऐसे छोटे मोटे काम उनको करने पड़े। और उनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें जो वहाँ थी, बड़े बड़े घर थे, यहाँ उन्हें छोटे घरों में रहना पड़ा। तो ऐसे ही ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स बहुत हुई उस टाइम पर लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो इस पागल खाने में एक यूरोपियन वार्ड भी था, जहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन पागल रहते थे,
तो जब उन्हें पता चला कि अब इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया है और अंग्रेज चले गए हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो वो छिप कर घंटों इसी बारे में बात करते रहते थे कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा, हमारी यहाँ क्या हैसियत रहेगी, क्या यूरोपियन वार्ड रहेगा भी या हमें इन सब के साथ रहना पड़ेगा, क्या हमें ब्रेकफास्ट में ब्रेड मिलेगी भी या हमें ब्लडी इंडियन चपाती खानी पड़ेगी जो जहरीली सी होती है। फिर आगे एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 साल हो चुके थे। यही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, बिशन सिंह, जिसको टोबा टेक सिंह भी बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबी हो। तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लो, ऑलरेडी अपलोडेड होगी।